G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। फिर हमने यहां दिल्ली में ही एक सफल G20 समिट को होस्ट किया और अब यहां ये P20 समिट हो रही है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से
डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। साथियों, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई है। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है। भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट ये दिखाता है कि भारत में
पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला। और साथियों, सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। साथियों, समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं। ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। फ्रेंड्स, भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है, जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं।
सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहां सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 लैंग्वेजेस में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में है एंड 24/7 है। करीब 200 लैंग्वेजेस में हमारे यहां 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश